देखो, हम लोग बात कर रहे थे साउंड के बारे में। और साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? वाइब्रेशन, है ना? ये पढ़े भी होंगे। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। अच्छा देखो, साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। और जो भी कोई वाइब्रेशन है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो कभी हम लोग देखते हैं कि जो साउंड हम लोग फील कर रहे हैं, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो साउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी। तो जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसा हो सकता है कि साउंड का जो लाउडनेस है कम हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ज्यादा हो सकता है। लाउडनेस के लिए हम बताए हुए थे बहुत सारे फैक्टर्स थे, डिपेंड करता है। तो मेजर फैक्टर क्या बताए हुए थे? लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है? यदि हम वेव पैटर्न पे यदि जाएं, किस पे डिपेंड करता है? किसी भी वेव के अनुसार अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें, तो साउंड का लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? क्या फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे, एम्पलीट्यूड पे? किस पे डिपेंड करता है? लाउडनेस ऑफ वेवलेंथ साउंड डिपेंड, बोलो। सर, वेवलेंथ। नहीं, एम्पलीट्यूड। याद करो, लाउडनेस बताया है ना, लाउडनेस, पिच। लास्ट क्लास में तो यही शायद बताया है ना। लास्ट क्लास में जो थर्ड एक्सरसाइज है, उसमें हम तीन चीजों के बारे में बताए थे, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। ठीक है? तो लाउडनेस जो है, लाउडनेस का मतलब क्या? लाउडनेस एक्चुअल में कोई भी साउंड वेव है, तो साउंड वेव में साउंड एनर्जी कितना कंटेन कर रहा है, उसका मेजर बताता है, मेजरमेंट बताता है। और कोई भी साउंड जो ईयर साउंड का जो सेंसेशन करता है, फील करता है, कोई भी साउंड ऐसा हो सकता है काफी जोर का सुनाई पड़ सकता है, सॉफ्ट सुनाई पड़ सकता है, तो उस सेंसेशन को बोलते हैं। तो ये भी है कि लाउडनेस, जब लाउड साउंड होता है तो क्या होता है, उसमें एनर्जी भी ज्यादा होता है। और याद करना, एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे बनाए हुए थे। याद आ रहा है? सॉफ्ट साउंड के लिए ये इस तरह का डायग्राम बनाए थे, ये लाउड साउंड के लिए बनाए थे, बोले हुए थे एम्पलीट्यूड कम है सॉफ्ट साउंड, एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउड साउंड। पढ़ाया ना ये सब? यस सर। ठीक है। तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप के वाइब्रेशन के बारे में। हम तो ये पढ़े साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, साउंड जो है वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। लेकिन वाइब्रेशन भी कई तरह का हो सकता है। और जब वाइब्रेशन कई ढंग का हो सकता है, तो साउंड जो वहां से प्रोड्यूस हो रहा है वो भी डिफर कर सकता है। तो वाइब्रेशन तीन टाइप का होता है, तीन वाइब्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है फ्री वाइब्रेशन, दूसरा डैम्प्ड वाइब्रेशन, और तीसरा है फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है? तो उसमें से सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री वाइब्रेशन, या फ्री वाइब्रेशन का ही दूसरा नाम है क्या, नेचुरल वाइब्रेशन। ठीक है? तो देखोगे, यदि हम लोग फ्री वाइब्रेशन की यदि बात किए, कोई एक पेंडुलम है, इसको हम वाइब्रेट करा रहे हैं, वाइब्रेट या ऑसिलेट करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये ऑसिलेट करे। फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या है, देखोगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया,
जब हम डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं, जब वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ऑसिलेशन का बात है, ऑसिलेशन को ही वाइब्रेशन के ही केस में रखते हैं। तो जब एक बार वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, तो वहां पे जब वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट में हो रहा है, वहां पे कोई और दूसरा रेसिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई ऐसा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है जिसका जो उसके वाइब्रेशन को क्या करे, अपोज करे। तो ध्यान देना, यदि आप पेंडुलम को क्या किए, इस तरह से डिस्टर्ब किए, यहां से डिस्टर्ब करके हम छोड़ दिए। अच्छा बताओ, यदि हम लोग यहाँ पे एयर, जैसे हम कोई रूम में यदि हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, पेंडुलम को डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं, तो क्या पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा है, तो पेंडुलम को के लिए कोई रेसिस्टिव फोर्स है क्या, कोई फोर्स रोक रहा है क्या? एज्यूम कीजिए, क्या कोई फोर्स रोक रहा है? यस सर। हाँ, कौन रोक रहा है? सर एयर। एयर रेसिस्टेंस। एयर रेसिस्टेंस के भी बारे में पढ़े हो कि एयर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसका मतलब कहीं पे भी वाइब्रेशन हो, एयर का यदि बात किया जाए, तो वहां एयर रेसिस्टेंस के रूप में वो तो काम करेगा। तो ये फ्री वाइब्रेशन यदि पॉसिबल है, तो कहां पे पॉसिबल हो पाएगा, कहां पे? कहां पे होगा? वैक्यूम में। देखो कि बुक में ये एग्जांपल भी दिया हुआ है, एयर के बारे में मेंशन कर दिया है, लेकिन देखो कि एयर रेसिस्टेंस जब नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, तब हम लोग ले सकते हैं। अदरवाइज बेहतर है हम लोग बोले कि एयर रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, तो उसको हम लोग फ्री वाइब्रेशन नहीं बोलते हैं। ऐसी ऐसी बुक में हम देखें कि उसमें दिया है फ्री वाइब्रेशन ही बोला है, इसलिए बोल दिया क्योंकि एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसलिए बोल सकते हैं, इस रेस्पेक्ट में दिया। ठीक है, तो हम चलो बात करते हैं, उसको हटा के बात करते हैं कि वैक्यूम में, यदि हम वैक्यूम में क्या करते हैं, पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके यदि हम छोड़ दिए, ये ऑसिलेट होता जाएगा, और ऑसिलेशन जब होगा, तो ऑसिलेशन कभी रुकेगा, ये बताइए? सर वैक्यूम में? हाँ, वैक्यूम में नहीं सर, नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा। ध्यान देना, जो वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, जब एक बार ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए, तब जब ये वाइब्रेट करने लगता है या ऑसिलेट करने लगता है, तो इनफाइनाइट टाइम तक क्या होगा, या ऑसिलेट करेगा या वाइब्रेट करेगा, क्योंकि कोई रेसिस्टिव फोर्स नहीं है। और ध्यान देना, जब यहां पे हम क्या बोले कि रेसिस्टिव फोर्स नहीं है, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। हालांकि जब डिफरेंस दिया हुआ है नेचुरल वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन, वहां पे जब डिफरेंस दिया है, तो ये सब पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। तो अभी जो जो पॉइंट हम रिमार्क करा रहे हैं, ये याद रखोगे, वहां पे जरूरत पड़ेगा। खासतौर पर आपको इस पार्ट में मिलेगा, डिफरेंस देगा, 3 जो आप वाइब्रेशन पढ़ने वाले हैं, तो उसी के बारे में डिफरेंस पूछेगा आपका। ठीक है, तो रेसिस्टिव फोर्स क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, एब्सेंट होगा। अच्छा ये बताना, यदि हम पेंडुलम को यदि हम डिस्टर्ब कर दिए, यहां से यहां तक यदि हम डिस्टर्ब किए और छोड़ दिए, मीन पोजीशन से जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो एम्पलीट्यूड में कोई डिफरेंस आएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ क्या एम्पलीट्यूड कम होगा कि फिक्स्ड रहेगा? सर कम होगा। ये वैक्यूम में बात कर रहे हैं। सर वैक्यूम में फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा मतलब इनफाइनाइटली जब वो ऑसिलेट करता जाएगा, तो वो कम नहीं होने वाला है, एम्पलीट्यूड क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा, एम्पलीट्यूड फिक्स्ड। हाँ, याद करना, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, पर यहाँ के यूनिट लिए टाइम। यदि वाइब्रेशन होगा, तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन
इन 1 second. 1 second, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड में जितना बार ऑसिलेट हुआ, यदि हम डिस्टर्ब करके छोड़ दिए, 1 सेकंड में मान लो कि जितना बार ऑसिलेट हुआ, मान लो दो बार ऑसिलेट हो गया, तो हमेशा यही फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगा, हमेशा इनफाइनाइट टाइम तक के लिए, जब तक ये ऑसिलेट कर रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड। ठीक है। यदि Yes, sir. एक दूसरा एग्जांपल से यदि हम लोग समझना चाहें इसको, तो देखोगे वैक्यूम में पहला चीज है, वैक्यूम में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मान लो कि कोई एक रॉड है और ये फिक्स्ड है किसी दीवार के साथ, या कोई ऐसा हमारे पास ऐसा मटेरियल है कि इसको हम फिक्स कर दिए हैं, और रॉड को क्या किए, उसको हम डिस्टर्ब किए, यहां तक डिस्टर्ब करने के बाद क्या है, छोड़ दिए, तो ये वाइब्रेट कर रहा है। कोई दूसरा रेसिस्टिव फोर्स नहीं है वैक्यूम में, कोई भी दूसरा रेसिस्टिव फोर्स यहाँ पे नहीं है। तो क्या होगा कि ये भी क्या होगा, इनफाइनाइटली क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम तक क्या होगा, ऑसिलेट करता जाएगा। यहां से जितना हम डिस्टर्ब किए एम्पलीट्यूड, हमेशा उतना ही एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा, या वाइब्रेट करता जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग बात कर सकते हैं कि रेसिस्टिव फोर्स नहीं होना चाहिए, एम्पलीट्यूड फिक्स है, फ्रीक्वेंसी भी क्या है, फिक्स है। तो इस तरह के हम लोग इस तरह के वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वाइब्रेशन या नेचुरल वाइब्रेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया कि फ्री वाइब्रेशन क्या है या नेचुरल वाइब्रेशन क्या है। Yes, sir. इसका ग्राफ भी दे देता है बनाने के लिए, बुक में आप देखोगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि हम लोग बनाएं, तो देखोगे यहां से यदि हम डिस्प्लेस्ड किए, मैक्सिमम यहां तक आया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, फिर ऊपर गया, मतलब ऊपर गया, चलो क्रेस्ट के रूप में यदि हम लोग ले इसको, फिर यहां से आने के बाद फिर नीचे जाएगा, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, हमेशा हम बोले कि भाई फिक्स्ड रहेगा, ये कम होने वाला नहीं है। तो हम बोलेंगे कितना भी टाइम बीत जाए, एम्पलीट्यूड, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मीन पोजीशन से, ये हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ये है। ठीक है, बड़ा छोटा बना है, इग्नोर। हर जगह पे एम्पलीट्यूड क्या है, फिक्स है। ठीक, तो ये फ्री वाइब्रेशन के लिए या नेचुरल वाइब्रेशन के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, एग्जांपल्स बुक में और मिल जाएगा, आप लोग रीड कर सकते हो, बाद में रीड कर लेना, जो कोई भी डाउट होगा पूछ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, खुद से लिखोगे इसका डेफिनेशन। मिटाए। Yes, sir. अच्छा देखो, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ऑसिलेशन जो हो रहा है, ठीक है, पेंडुलम है, उसको हम ऑसिलेट किए, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड का क्या कोई फॉर्मूला आपको पता है इसका? 2 पाई √L/G। ध्यान देना, ये हम लोग एयर के भी केस में ले लेते हैं, लेकिन सही मायने में क्या है,
यदि रेसिस्टिव फोर्स रहेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब एक वेव को बनने में या एक वाइब्रेशन को होने में जितना टाइम लग रहा है, हो सकता है आगे चल के टाइम पीरियड कम हो गया या हो सकता है ज्यादा हो गया, कंडीशन पर डिपेंड करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वाइब्रेशन के बारे में। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन के लिए ही है। हम लोग अप्लाई करते हैं एयर के भी कंडीशन में अप्लाई करते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि एयर रेसिस्टेंस कितना है, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है। यहां से यदि आपका फ्रीक्वेंसी भी निकालने के लिए दिया तो निकाल सकते हो, टाइम पीरियड आपका पता होगा तो फिर 1/f निकाल लेना। ओके, ठीक है। यस सर। मिटा दें। डैम्प्ड वाइब्रेशन बिल्कुल फ्री वाइब्रेशन का उल्टा। हर एक केस हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं पाएंगे कुछ अपोजिट मीनिंग। चलो हम बात करते हैं एक उसी तरह से ऑब्जेक्ट का। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट फिक्स है, मान लो कि एक रॉड ही है, हम क्या किए हैं कि होल्ड किए हुए हैं या फिर कहीं पे टिका के रख दिए हैं अच्छी तरह से, ये फिक्स्ड है। और इसको हम क्या किए, वाइब्रेट करा। मान लो कि यहां तक वाइब्रेट हुआ, एम्पलीट्यूड जो है इसको हम क्या किए, वाइब्रेट कराए। वाइब्रेट करा के क्या किए, छोड़ दिए। एयर रेसिस्टेंस है, एयर रेसिस्टेंस है। जिस कारण से क्या होगा, जब हम लोग जैसे जनरल जो हम लोग कंडीशन देखते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह का भी यदि हम लोग बात करें कि इस तरह से यदि हम वाइब्रेट करा के छोड़ देते हैं, तो आप देखते हो ये ट्यूनिंग फॉर्क का जो आर्म है वो वाइब्रेट करता 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 कुछ समय तक वाइब्रेट करने के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है। मतलब क्या, खुद व खुद तो रुक नहीं सकता है। आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस में भी पढ़े हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है या वाइब्रेशन में भी यदि है तो वो खुद ब खुद तो रुक नहीं सकता है। कोई फोर्स, रेसिस्टिव फोर्स लगा है, और रेसिस्टिव फोर्स के ही कारण क्या होता है कि इसका जो वाइब्रेशन है वो, उसका एम्पलीट्यूड कम होते होते क्या होता है, बाद में जीरो हो जाता है। मतलब वो क्या है, रुक जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे फ्री वाइब्रेशन में रेसिस्टिव फोर्स नहीं होगा या एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट होगा। एक्सटर्नल फोर्स इट मींस रेसिस्टिव फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अपोजिशनल फोर्स है। दूसरा, एम्पलीट्यूड के बारे में क्या बोल सकते हो, क्या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा इसमें? नो सर, डिक्रीज नो। रहेगा। हाँ, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होता जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो वाइब्रेशन है, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क का ही यदि हम लोग बात करते हैं, तो जैसे ही हम डिस्टर्ब करते हैं उस समय ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसका जो साउंड है थोड़ा धीमा हो जाता है, और धीमा होता है और फिर क्या होता है, रुक जाता है। तो ये एक एग्जांपल है डैम्प्ड वाइब्रेशन का। ठीक है, एक यदि हम तबला को यदि हम बीट कर रहे हैं, तो हम लोग पाते हैं कि बीट जैसे ही बीट करते हैं तो वो क्या है कि भाई वाइब्रेट कर रहा है। एक बार बस बीट करके छोड़े, बार बार बीट नहीं कर रहे, बस हम ये बात कर रहे हैं कि एक बार बीट करके हम छोड़ दिए। तो जैसे ही बीट किया गया, लाउड साउंड प्रोड्यूस हुआ,
एम्पलीट्यूड ज्यादा था, उसके साथ साथ क्या हुआ कि समय के साथ साथ क्या हुआ, धीमा होता गया, जैसे वाइब्रेशन कुछ देर तक रहता है फिर बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि जब डिस्टर्ब करके छोड़ दिए, एयर रेसिस्टेंस है, जिस कारण से क्या होगा कि इसमें एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट बट डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का भी यदि बात करें तो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, ये है। और वहां पे हम बोल रहे थे कि इनफाइनाइट टाइम तक ये वाइब्रेट करता जाएगा, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट टाइम तक वाइब्रेट नहीं करेगा। तो 3-4 पॉइंट्स वैसे भी डिफरेंस में बन जा रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि हम लोग देंगे, एक वेव में जितना एम्पलीट्यूड है, बाद में थोड़ा कम और कम और कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सर हो गया। फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, फोर्स्ड वाइब्रेशन के बारे में देखते हैं। सपोज एक रॉड जो वाइब्रेट कर रहा था, अब क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं। पीरियोडिक होना चाहिए। पीरियोडिक का मतलब क्या, देखोगे सपोज इस ऑब्जेक्ट को हम फिक्स किए हुए हैं या होल्ड किए हुए हैं, यदि हम क्या करते हैं, इस रॉड को वाइब्रेट करा दिए, वाइब्रेशन है, 1 सेकंड में मान लो कि 10 बार वाइब्रेट कर रहा है, 10 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी कितना है, 10। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं तो वो अपना जो नेचुरल स्टेटस है उसको मेंटेन रखना चाहेगा, कि वो वाइब्रेट करा दिए, जिस तरह से वाइब्रेट हो रहा है वो चाहेगा कि वाइब्रेट होते रहे। अपोजिशनल फोर्स के कारण बोल सकते हैं कि डैम्प्ड वाइब्रेशन का केस था। अपोजिशनल फोर्स के कारण क्या है, एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन का। ऑब्जेक्ट को क्या किए, या रॉड को क्या किया, वाइब्रेट कराए,
फ्रीक्वेंसी सपोज 10 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी कितना है 10 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में 10 टाइम्स ये वाइब्रेट कर रहा है। अब क्या करते हैं, यहां पे एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हम लगाते हैं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। एक्सटर्नल का मतलब क्या, बाहर से, इंटरनल फोर्स नहीं, बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। पीरियोडिक का मतलब क्या, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वह फोर्स फिर से रिपीट किया जाएगा। एक बार फोर्स लगाया, फिर से मतलब थपथपाने जैसा या पीटने जैसा पीटते रहना है। तो इस तरह का जब हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जब कोई एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी को वो मेंटेन रखना चाहता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब उसका जो अपना फ्रीक्वेंसी है मेंटेन रखना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और एक्सटर्नल पीरियोडिक, एक्सटर्नल का मतलब समझ गए होंगे, पीरियोडिक का मतलब क्या, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से रिपीट होगा फोर्स। तो इस तरह के वाइब्रेशन, अब जो ऑब्जेक्ट होगा ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा अभी हम बता रहे हैं। या इस केस में जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो इस तरह के वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स्ड वाइब्रेशन। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है और वहां पे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यदि अप्लाई किया जाए तो इस तरह के, इन दिस केस व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट इज नोन एज फोर्स्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलेंगे। अब देखो ध्यान देना, यदि हम ऑब्जेक्ट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना है 10 हर्ट्ज और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इसका फ्रीक्वेंसी मान लो कि है 15 या 20 हर्ट्ज, मान लो 20 हर्ट्ज, कि ये 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट कर रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उस केस में, अच्छा ये बताओ, तो अब जब ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा था उसका अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, ये बताओ कि ऑब्जेक्ट जो है अब उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 10 होगा, 20 होगा, या ऐड हो जाएगा 30 होगा, कितना होगा, एक अंदाजा। ठीक है, क्या होगा, चलो हम बात करते हैं, एक अंदाजा, एक गेस करो क्या हो सकता है, 10, 20 या 30? 30। अच्छा चलो ठीक है 30। और दूसरा किन्हीं स्टूडेंट का दूसरा भी आंसर आ रहा है क्या सोच में, कि सर हमारे विचार से ये होना चाहिए, बोलो। देखो, तो फोर्स्ड वाइब्रेशन के केस में फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहता है, इसका फ्रीक्वेंसी इसका मेंटेन रहता है। क्यों, एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेंगे। फोर्स्ड वाइब्रेशन के केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी किसका होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी था 10 हर्ट्ज, यदि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स 20 हर्ट्ज का है, मतलब अब ये ऑब्जेक्ट भी 20 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकंड में। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, टेबल टॉप है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बार यदि हम वाइब्रेट करके, ये एज्यूम करते हैं कि वैक्यूम में है, एक बार वाइब्रेट करके यदि हम छोड़ दिए तो 1 सेकंड में मान लो कि 10 बार वाइब्रेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमेशा मेंटेन रखेगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड में तो 10 बार वाइब्रेट तो कर रहा है, लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स लग गया 1 सेकंड में, देखोगे हम जितने बार फोर्स लगाएंगे उतनी बार ये वाइब्रेट करेगा। 6 बार यदि हम बीट किया मतलब ये वाइब्रेट भी किया कितना बार, 6 बार, है कि नहीं, कि जितना बार हम वाइब्रेट किए
6 टाइम्स यदि हम किए, वाइब्रेट हम कराए, और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसका जो भी था, मान लो कि 10 था, तो क्या दोनों ऐड हो गया कि हम जितना बार 1 सेकंड में वाइब्रेट कर रहे हैं उतना बार ही वाइब्रेट हो रहा है? ये बताओ। सर जितना बार फोर्स्ड आप वाइब्रेशन के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो यहां पे क्या है, जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, और पीरियोडिक नेचर का है, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद हुआ, फिक्स इंटरवल के बाद क्या है, फिर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का जितना फ्रीक्वेंसी होगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन का भी फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा। अब बात ये आता है, देखोगे यहाँ पे ये भी याद रखना है कि अब जो ऑब्जेक्ट, इसका फ्रीक्वेंसी था 10 हर्ट्ज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अब इसका फ्रीक्वेंसी, इसका अपना फ्रीक्वेंसी हो गया कितना, 20 हर्ट्ज। जितना बार फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना बार वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो क्या यहां पे लाउडनेस, साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, क्या लाउडनेस बढ़ेगा कि पहले जैसा ही रहेगा, कि कम हो जाएगा? क्या लगता है, बढ़ेगा? यस सर। हाँ, लग रहा है कि बढ़ेगा, लेकिन देखोगे, ध्यान देना, यदि इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज था, 20 हर्ट्ज पीरियोडिक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी है, तो फोर्स्ड वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी अब कितना हुआ, 20 हर्ट्ज। इस केस में क्या है, इस केस में लाउडनेस नहीं बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड भी नहीं बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड भी कम होगा। क्यों, देखोगे होता क्या है, ये जो अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना चाह रहा था, हमेशा ये टेंडेंसी होता है कि 1 सेकंड में 10 टाइम्स वाइब्रेट करेगा। अब 1 सेकंड में 10 टाइम्स वाइब्रेट करेगा, नीचे तक आता, फिर ऊपर जाता, ऐसा, लेकिन नीचे तक पूरा पूरा नीचे तक आएगा, उससे पहले फिर से फोर्स हम लगा दिए, मतलब पूरा नीचे तक आ नहीं पाया। वाइब्रेशन जो हो रहा है उसमें छोटे एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन होगा, ठीक है? तो जिस कारण से यहां पे लाउडनेस क्या होगा, कम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा, और लाउडनेस भी क्या होगा, कम होगा। कब, जब हम लोग देख रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है ऑब्जेक्ट का, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा है, तब ये इसी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करेगा। इस केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, लाउडनेस भी कम होगा। लेकिन लेकिन यहां तक समझ गए? इसमें और एक कंडीशन हम अप्लाई करने वाले हैं, यहां तक में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, इस तरह का हम लोग के पास अभी इंस्ट्रूमेंट है नहीं कि किया जा सकता है, लेकिन देखा गया कि हाँ ऐसा है, धीमा लगता है सुनने में, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा है जो लाउडनेस, पिच, वेव फॉर्म वगैरह को अच्छी तरह से पैटर्न के रूप में शो कर सके। CRO एक मशीन है, आपके बुक में वो एक इस तरह का मशीन दिखाया भी गया है कि कोई साउंड रिसीव कर रहा है, उसको वेव पैटर्न को वो शो कर रहा है, सारा चीज बताए कि एम्पलीट्यूड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, वेव फॉर्म किस तरह का बन रहा है, तो उस तरह से साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रीड करता है वो मशीन। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके सामने वो मशीन रखा गया होगा, सारा बताता है वो, ठीक है? आराम से उससे रीडिंग लेके पता चल जाता है कि हाँ ऐसा है। अब देखो, अभी जो हम बात किए कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और लाउडनेस क्या होगा, लाउडनेस भी कम हो जाएगा। अब देखो, यदि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितना है, और इसको हम एफ बोलते हैं और इसको एफ डैश बोलते हैं, ठीक है? तो ये मेंटेन रख रहा है एफ डैश को,
नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है एफ डैश है। इस केस में देखें कि एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यदि ऐसा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट का जितना है और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का भी फ्रीक्वेंसी यदि उतना ही है, सेम है, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसका टेंडेंसी था कि 1 सेकंड में वो 10 बार वाइब्रेट करता, और एक्सटर्नल फोर्स 1 सेकंड में 10 बार अप्लाई हो रहा है, तो बिल्कुल उस समय क्या होगा कि जब नीचे जा रहा था वो तो उसी समय लगेगा कि भाई उस पर फोर्स लग रहा है, तो वो नीचे जाएगा और ज्यादा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा। जिस कारण से क्या होगा, अब इस कंडीशन में क्या होगा, एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और लाउडनेस भी बढ़ेगा, सबसे ज्यादा लाउड होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, क्या बोले, एम्पलीट्यूड will increase, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, एज अ रिजल्ट लाउडनेस भी इंक्रीज करेगा, एंड लाउडनेस विल इंक्रीज। और ये पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान दोगे, यहीं पे एक और एक डेफिनेशन आ रहा है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को कि जब वाइब्रेशन का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी दोनों जब इक्वल होगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, लाउडनेस भी काफी बढ़ जाता है, काफी लाउड साउंड हमें सुनने को मिलता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ठीक, यही है रेजोनेंस, और इस पार्ट में इतना ही कुछ था। ओके, देख लो जितना भी पॉइंट्स हम समझाए, कहीं यदि डाउट है। सर रेजोनेंस फिर से रिपीट कर दीजिए ना। देखो रेजोनेंस का मतलब क्या, फोर्स्ड वाइब्रेशन जो बोले, फोर्स्ड वाइब्रेशन का ही एक स्पेशल केस है, एक एग्जांपल है, कौन, रेजोनेंस। किस कंडीशन को बोलेंगे रेजोनेंस, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपना 10 हर्ट्ज, यदि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी भी 10 हर्ट्ज हो, कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब 10 बार ऑसिलेट करता है, ये वाइब्रेट करता है ये, और 10 बार 1 सेकंड में 10 बार ही यदि फोर्स लगाया जा रहा है, इस केस में क्या होगा कि जितना दूर जाना चाहिए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा, और एम्पलीट्यूड जब बढ़ेगा तो इस केस में क्या होगा, लाउडनेस भी बढ़ेगा, मतलब वहां से जो साउंड निकलेगा काफी लाउड साउंड निकलेगा, और इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्या, रेजोनेंस। मतलब फोर्स्ड वाइब्रेशन में, इफ in the case of forced vibration the frequency, the natural frequency of the vibration and the frequency of external periodic force both are equal, then we get a very high या loud sound. This is known as, या this phenomenon is known as resonance. समझे? ठीक है, तो यही है रेजोनेंस का कंडीशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई पॉइंट में कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हो। और एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो डिफरेंस दिया हुआ है आप लोग के बुक में, एक बार खुद आप पढ़िए। ठीक है, एक बार पढ़ लो, फिर जो पॉइंट्स दिक्कत करेगा वो पूछ लोगे। डिफरेंस दिया होगा फ्री वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन का, इसी तरह से डिफरेंस दिया होगा फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन का, उसी में रिलेशन या डिफरेंस दिया होगा
फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस का 2 या 3 ऐसा टेबल में बनाया हुआ मिलेगा आपको, एक बार पढ़ लो उसको। ठीक है, ये चैप्टर में यही सब डेफिनेशन और एग्जांपल्स इन मेजर टर्म, पढ़ लीजिए उसको एक बार। और जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा है वो पढ़ोगे, हम समझा देंगे। एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, 2-3 मिनट वेट कर रहे हैं, एक बार पढ़ लो, आप बुक निकाल लो। हो गया?
सर डैम्प्ड वाइब्रेशन फिर से समझा दीजिए ना। डैम्प्ड वाइब्रेशन देखो क्या है, जैसे कोई मान लो कि ट्री का ब्रांच यदि हम मूव कर रहे हैं, ये भी एग्जांपल आपके बुक में है, ट्री का ब्रांच है ये, उसको हम मूव करके जैसे ही हम छोड़ दिए, जैसे मूव करके छोड़ दिया, जैसे काफी दूर तक हम मूव किए हुए थे, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, छोड़ दिया, इस तरह से वाइब्रेट करता जाता है और धीरे धीरे वाइब्रेट करते 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 क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। मतलब क्या देख रहे हो, एम्पलीट्यूड एक बार ज्यादा था, फिर कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, होते होते रुक जा रहा है। क्यों रुक रहा है? एक अपोजिशनल फोर्स है जहां पे होल्ड किया हुआ है, मान लो कि ब्रांच जहां से कनेक्टेड है, वो क्या कर रहा है, एक नोड बोल सकते हैं उसको, नोड बोला जाता है, वो क्या कर रहा है, उसको एक अपोजिशनल फोर्स लगा रहा है, और उसी अपोजिशनल या रेसिस्टिव फोर्स के कारण क्या हो रहा है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है, और कम होते होते क्या है, रुक जा रहा है। बिल्कुल वही बात ऑसिलेशन के भी केस में, जब एयर है डिस्टर्ब करके हम छोड़ दिए, तो क्या है कि जितना डिस्टर्ब किए हुए थे, एम्पलीट्यूड जितना था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम होते 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 क्या होता है, रुक जाता है, क्योंकि एयर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ऑपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का वाइब्रेशन को, जहां पे एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, ऑपोजिशनल फोर्स या रेसिस्टिव फोर्स प्रेजेंट होगा, और फाइनली कुछ समय के बाद, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करना बंद कर देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डैम्प्ड वाइब्रेशन। समझे? यस सर। हाँ, देख लो जो आप पढ़े वहां पे किस पॉइंट पे दिक्कत है, आप पढ़ के बोल भी सकते हो।